हाय एवरीबॉडी, हाय, वेरी गुड इवनिंग। आज जो है एक्चुअली चैट विद के, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि पिछले साल मैंने स्टार्ट किया था चैट विद के, जिसमें मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया था एंड आई हैड अमेजिंग गेस्ट ऑन दैट शो। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ें जानने को मिली, बहुत ही अच्छा लर्निंग प्रोसेस रहा। तो इस बात को हो गए हैं अभी 1.5-2 साल। और बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं एक दोबारा से नया सीजन लेके आऊं विद न्यू गेस्ट एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। तो इस बार फाइनली मैंने ये इसका श्री गणेश कर दिया है एंड आई एम हेयर विद अनदर सीजन ऑफ चैट विद के। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि इस बार जो मेरी गेस्ट लिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसको करने में। एंड आज की जो हमारी फर्स्ट गेस्ट है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। उसका रीजन ये है कि मैंने उनके साथ बहुत साल काम किया है। I was very new in the literature industry when I started working with her. She has mentored me, एंड जो आज मैं आपके सामने हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ एंड रील्स बना पा रही हूँ एंड ये जो कॉन्वर्सेशन मैं कर पा रही हूँ, इसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा, जिस तरह से आज मैं हूँ, मुझे शेप आउट करने में उन्होंने बहुत हेल्प की है। तो ये कह सकते हैं कि उनका बहुत योगदान रहा है मेरी डेवलपमेंट में। तो दिस लाइव इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड मैं उनको ऐड करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में एक ऐसी मेंटर रही है ना, एक ऐसी टीचर रही है। मैं उनको टीचर भी बोलती हूँ, मेंटर भी बोलती हूँ, फ्रेंड भी बोलती हूँ। मैं उनको अपनी बड़ी बहन का दर्जा भी देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में ये सारे रोल्स कहीं ना कहीं प्ले किए हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हर, टू हैव हर इन माई लाइफ। एंड वो ऐसी रही है ना कि कभी उन्होंने मुझे ये रियलाइज नहीं कराया कि मेरे अंदर मेरे अंदर ऐसी कोई चीज है जो मैं नहीं कर सकती। शी हैज ऑलवेज पुश्ड माई लिमिट्स, ऑलवेज पुश्ड माई लिमिट्स। और जो चीज अगर मेरे को कॉन्शियस होता था ना करने में कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, वो मेरे को धक्का मार देती थी कि जाओ करो करो। तो ऐसी रही है वो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज लाइव एंड टुडेज सेशन। सो थोड़ा सा और अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो शी हैज बीन एन आरजे एंड शी स्टार्टेड आउट एज एन आरजे। एंड बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने एक्टिंग भी की है। बहुत ही छोटा करियर रहा है उनका एक्टिंग का, उसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। शी इज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ लिटो फेस्ट मुंबई, जो कि मेरे बहुत क्लोज है। एंड देन शी इज ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट। तो ऐसा कोई रोल नहीं है जो उन्होंने प्ले नहीं किया है। बहुत सारी चीजें वो एक साथ में करती हैं। तो हम जरूर जानेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में आज के हमारे इस चैट विद के में। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से उनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है अभी। यस, इनवाइटेड हर एंड लेट्स वेट फॉर हर टू ज्वाइन। और जब तक वो ज्वाइन कर रही है तब तक मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ उनके बारे में। यू नो व्हाट inspires me the most about her, it is not only the kind of work she has done or she has been doing, वो तो अमेजिंग है ही कि जिस तरह से वो काम कर रही है, but the kind of person she is so independent and so passionate about life। and मैंने 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 उनके साथ बहुत साल बिताए हैं, तो मैंने उनके स्ट्रगल्स बहुत क्लोजली देखे हैं। एंड आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं उनकी वो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए का मौका मिला है। और मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया हुआ है, कि आप प्लीज इस लाइफ को पूरा देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ज्वाइन अभी कर रहे हैं कि इस लाइव में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ प्रोडक्टिव जानने को मिलेगा, एक लर्निंग मिलेगी, एक ऐसी चीज मिलेगी जिसको आप ताउम्र अपने साथ लेकर जाएंगे,
तो हाँ, ये बिल्कुल सही जगह पे है। तो आप यहीं पर रहें और इस लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें। हम आपको बिल्कुल बोर नहीं करेंगे, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो वेट करते हैं स्मिता मैम का ज्वाइन करने का। हाय हाय। आपकी रिक्वेस्ट हाय। पहले आई और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। आई थिंक नाउ या लेट मी जस्ट अच्छा, एडजस्ट माय फोन। नाउ यू कैन सी मी। हाँ जी। एम आई ऑडिबल? या हाँ हाँ एकदम एकदम। मैं ऑडिबल हूँ ना? प्लीज कर दे। ठीक है, सबसे पहले तो मैम वेलकम टू चैट विद के। आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर। एंड मैं अभी आपके ज्वाइन करने से पहले इतना सब कुछ आपके बारे में बता रही थी कि मैंने इतने साल आपके साथ काम किया है और क्या क्या मुझे सीखने को मिला है। एंड मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने भी आपसे कभी नहीं पूछे एक्चुअली। तो थैंक यू आज सो मुझे मच मौका कृतिका। मिला है तो मैं पूछूंगी। मैं बहुत टाइम के बाद लाइव कर रही हूँ एक्चुअली। एंड आई थिंक लास्ट टाइम ऑल्सो द लाइव वी डिड वाज विथ यू, बिकॉज मैंने लाइव करना ही ऑलमोस्ट छोड़ दिया है सिंस क्वाइट सम टाइम. So thank you for inspiring me to come back to these lives which are very interesting. And तुम तो हमेशा एनर्जी से भरी हुई रहती हो और हमेशा कुछ ना कुछ नया करना होता है तुम्हें, which is also very infectious, I must say. थैंक यू। एंड इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। तो जहाँ जो लोग देख रहे हैं वो आई थिंक इतना बहुत कम लोग उसमें से आपको इतना क्लोजली जानते होंगे जितना मैंने आपको जाना है, आपके साथ काम किया है। तो टू बिगिन विद आई आपको एज अ स्मिता पारेख तो मैं जानती हूँ कि आपने क्या किया है, उन सब के बारे में मैं अभी बता भी चुकी हूँ कि इतने सारी चीजें आप एक साथ में करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है, एंड मैं पर्सनली इस चीज को लेके ना बहुत क्यूरियस हूँ कि हाउ वाज यू एज अ किड, लाइक आप जब छोटे थे तो मैंने एक चीज नोटिस किया आपके बारे में और मैं बाकी सबको भी बताना चाहती हूँ कि आपकी चॉइसेस, करियर चॉइसेस और पर्सनल चॉइसेस हमेशा अनकन्वेंशनल रही है। मैंने कभी नहीं देखा आप में वो नेचर कि हाँ एक चीज को लेके अगर आपने कभी भी मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हो कहीं ना कहीं, यू हैव ऑलवेज डन व्हाट यू वांटेड टू डू। वो एक That बोलते is हैं ना कि अपने दिल absolutely से right, चलने वाली चीज। because दिमाग तो है ही नहीं शायद, दिल ही दिल है, तो एक ही चीज है तो. नहीं ऐसा ऐसा भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी शुरू से चॉइसेस ऐसी रही थी, आप जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो क्या आपकी चॉइसेस थी, क्या आपकी अपब्रिंगिंग रही, श्योर उसके श्योर, यू बारे वोंट में अगर बिलीव आप थोड़ा कि सा हमें स्कूल बताओ। में पूरे टाइम तक, जब तक मैंने 10th पास किया, मैं बहुत ही शाय और बहुत ही इंट्रोवर्ट स्टूडेंट रही. बट अकेडमिकली मैंने आई वाज स्टूडियस चाइल्ड. तो मैं फर्स्ट आती थी क्लास में, स्कूल में फर्स्ट आती थी. तो शायद वही मेरा फोकस था. और मैंने कभी आउटडोर गेम्स एक्सप्लोर नहीं किए. अगर पढ़ाई के अलावा टाइम होता था तो बुक्स पढ़ने का शौक था, कॉमिक्स पढ़ने का शौक था बचपन में. तो घर पे पास टाइम यही हुआ करता था. उस टाइम टेलीविजन और सोशल मीडिया और ये सब फॉर्चुनेटली नहीं था. तो बहुत सारी किताबें पढ़ी और शायद यही वजह थी कि किताबों से प्रेम बचपन से हो गया. और अनकन्वेंशनल चॉइसेस एज फार एज यू सेड saying it, but yes, because I followed my heart. And पढ़ाई मैंने कॉमर्स में की थी, क्योंकि पर उसके सब्जेक्ट्स मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लगते थे कभी भी. और क्योंकि पोएट्री और कहानियां पढ़ने का बचपन से शौक था और मैं लिख भी रही थी, यही वजह थी कि इसी फील्ड में एक फैसिनेशन था, एक अट्रैक्शन था कि यहाँ कुछ करना है. एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है, क्योंकि जनरली लाइक अगर मैं अपने बारे में बताऊं, माय मॉम ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर एंड माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम समवन समथिंग एल्स, लाइक अ टीचर मे बी। तो हम घरों में क्या होता है जनरली ना, अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि आप पढ़ाई करो, उसके बाद जॉब करो, उसके बाद अपना जो जॉब है उसे पूरा करो, पैसे कमाओ, मतलब यही एक जो पाथ होता है। जनरली जो पेरेंट्स है वो इसी राइट. इसी हिसाब से सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उस वे में आपने
आप आरजे थे. I think you Right, right. But started out before as an RJ becoming an in RJ, Radio I Hungary, was and then and announcer, then casual announcers होते थे पहले जब FM चैनल एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो कैजुअल अनाउंसर्स की एक भर्ती होती थी आकाशवाणी में. तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था क्योंकि मैं बचपन से आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ 15 आई वाज डूइंग प्रोग्राम्स लाइक युवाणी आता था, उस तरह के काफी कार्यक्रम आते थे जिनमें युवाओं को चांस दिया जाता. तो वहां जाकर मैं बातचीत करती थी, अपनी कविताएं पढ़ती थी. तो एक फैसिनेशन माइक्रोफोन से मुझे बचपन से हो गया था. तो इसलिए मैंने अप्लाई किया और मुझे वो जॉब मिल भी गई. तो पढ़ाई के साथ साथ मैं वो जॉब कर रही थी अपनी पॉकेट मनी अर्न करने के लिए. सो मीडियम में उदयपुर स्टेशन से मैंने आकाशवाणी से अपने करियर की शुरुआत की थी. वहां पे शायद 3-4 साल तक मैंने काम किया, बहुत मजा आता था. आई कांट टेल यू कि जो पावर रेडियो एज अ मीडियम में है, वो पावर मैंने कहीं नहीं देखी. वो टेलीविजन में नहीं है, वो सोशल मीडिया में भी उतनी पावर नहीं जितनी रेडियो में एक वक्त पे हुआ करती थी जब हम शुरुआत कर रहे थे अपने करियर की. होता है, उसके सारे फेडर्स, उसके सारे हैंडल्स आपके हाथ में होते हैं. आप बात करते हैं और लाखों लोग सुनते हैं, और उस बात से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में असर होता देखा हमने. तो इसीलिए बहुत मजा आता था क्योंकि पॉजिटिविटी थी. और उस टाइम क्या था, रेडियो की भाषा पर कंट्रोल था. नहीं है कि अरे भिड़ू अपन दुकुन ये क्या कर रहे ला, ऐसी भाषा बोलना बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था. तो बहुत ही शालीन भाषा हुआ करती थी और बड़ा मजा आता था. अलग लगाव था तो हिंदी बोलने में और हिंदी सुनने वालों के साथ. उनके लेटर्स आते थे, हाँ कहाँ से वो पोस्ट कार्ड्स येलो कलर के इनलैंड लेटर्स होते थे उस टाइम, ब्लू वाले, अगर आपने कभी यूज किए हो तो वो आते थे. तो वो कमाल का एक एक्सपीरियंस था. और आपके घर वाले सपोर्टिव थे आपके, जैसे कि आपने बताया कि आप जॉब भी करते थे और साथ साथ में पढ़ाई भी करते थे, तो आपके फैमिली का क्या पर्सपेक्टिव था? मैंने उनसे पूछा नहीं था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई और अपने मंथली खर्चे खुद निकालूं. तो मुझे ध्यान में अपनी पहली जॉब के लिए राजस्थान के उदयपुर में ही जब मैंने अपना बैचलर्स कर लिया था और मैं अपना मास्टर्स परस्यू कर रही थी एमकॉम, तो मैं एक जॉब की एड आई थी अखबार में. तो पर्सनल असिस्टेंट चाहिए था यहाँ के जो गवर्नर थे उनको. तो आई वॉज बेयरली 16 years आई थिंक. तो मैं उस जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई. और उदयपुर इतना छोटा शहर अभी भी है, उस समय तो और भी छोटा था, लोग एक दूसरे को जानते होते थे. तो he knew my father and he was like, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ फाइनेंशियली. तो मिस्टर सिंघवी थे, मुझे ध्यान है बहुत, लाइक ही आल्सो टॉट मी सो मच, माय फर्स्ट जॉब एवर, एंड इतना सीखने को मिला. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा और फिर मैं तुम्हें अपॉइंट करूंगा. एंड आई रिप्लाइड कि मेरे पापा यहाँ जॉब करने वाले हैं या मैं करने वाली हूँ? तो he said, तुम करने वाली हो. तो I said, then आप मुझसे पूछिए, मेरे पापा से मत पूछिए, मेरी परमिशन लीजिए, उनकी परमिशन मैं ले लूंगी, डोंट वरी. And he was so amused, he was like, अरे वाह यार, ये लड़की में बात है. So I started That working was for a total him. badass. मैं उनकी मतलब उस स्पीचेस टाइम पे भी लिखने आप लगी, इतने मैं उनके मंथली लेटर्स होते थे वो सारे मैं डिजाइन करती थी उस वक्त, जबकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो मजा आता था बहुत. As well as I felt like family, like he guided me so much. मैं उस टाइम बाइक चलाया करती थी राजदूत, और स्कूटर, पापा का स्कूटर ले लेके गायब हो जाती थी. तो एक बार ऐसे ही स्कूटर लेके मैं भाग रही थी कि अच्छा. मतलब ऐसे घूमने के लिए, और एक्सीडेंट हो गया था मेरा. तो मैं इस आंख मेरी ब्रूज थी. तो नेक्स्ट डे मैंने अपने बाल तब से ही रखे हुए थे ताकि ये छुपा सकूं. तो मैं ऐसे छुपा के ऑफिस गई, मैं अपना काम कर रही थी. सो ही नोटिस, इसे क्या छुपाया है? एंड देयर वाज अ बिग ब्लैक ब्रूज यहाँ पे. तो मैंने कहा सर बस आंख बच गई, मैं गिर गई थी. जिससे आंख बच नहीं गई, आंख का है कि वो बनाई भगवान ने ऐसी है कि वो बच रही थी, बट थोड़ी सी शक्ल भगवान ने ठीक दी. तो प्लीज उसका ध्यान रखो. और ये लड़कों वाली हरकतें जो है ना, वो भी बिल्कुल घुमक कर लड़कों वाली हरकतें बंद कर दो. तो उन्होंने मुझे संभाला, समझाया, बिकॉज आई वाज अ टोटल टॉम बॉय कृतिका. मैं बिल्कुल वैसी सोच आज भी है मेरी कि मैं आम लड़कियों की तरह शायद नहीं सोच पाती हूँ. और शायद यही वजह है कि थोड़ी बागी रही फैमिली में बचपन से ही, और शायद अब भी हूँ. तो मुंबई आप में मुंबई अपने कैसे गए उदयपुर से?
मुंबई वाला कैजुअल अनाउंसर का काम वो मैं कर कैसा रही थी हुआ? यहाँ पे। उसके बाद मैंने ट्रांसफर लिया बॉम्बे आकाशवाणी में एज ए कैजुअल अनाउंसर। तब तक भी एफएम नहीं आया था, 97 की बात है ये। तो वहाँ के जो मीडियम वेव है उस पे मैंने एज ए कैजुअल अनाउंसर ज्वाइन किया था आफ्टर माय मैरिज एक्चुअली इन 97। So I was working there, और I think in couple of years आ गया था वहाँ पे, द फर्स्ट एफएम चैनल ऑफ द कंट्री विच स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई आकाशवाणी। मुंबई के स्टूडियो से शुरू हुआ था। एंड बहुत खुशी की बात ये है कि वो पहली आवाज जो थी, जब कहा था कि हेलो आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, मैं हूँ स्मिता, सो वो आवाज थी। ओह नाइस। मैम आपने मुझे जितना मुझे पता है आपने एक छोटे से स्पैन के लिए एक्टिंग भी की हुई है, यू हैव एक्टेड एज वेल। तो वो बहुत ही कम टाइम रहा है उसका, बहुत ज्यादा आपने नहीं उसमें इंटरेस्ट लिया। तो वो उसका आप अगर तो थोड़ा एक्सपीरियंस क्या हमारे था साथ ना में कि मैं शेयर रेडियो करें। कर रही थी। उस वक्त रेडियो से इतनी इनकम नहीं होती थी कृतिका। हम्म। मतलब मोस्टली शायद 500 रुपए पर ड्यूटी हमें मिलते थे। 4 या 6 घंटे की ड्यूटी होती थी और मंथली शायद मैक्सिमम 6 या 7 हमको ड्यूटीज मिलती थी। दैट वाज नॉट इनफ। तो आई वॉज लुकिंग फॉर एन एवेन्यू, बीइंग अ सिंगल मदर दैट टाइम, कि फाइनेंशियली मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकूं, मैं ऐसा स्टैंड ले सकूं कि मैं अपने सन के एजुकेशन में ठीक से कंट्रीब्यूट कर सकूं और उसका फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकूं ठीक तरह से। तो मेरे दोस्त थे, वो एक सीरियल बना रहे थे दूरदर्शन के लिए, अपने मेरे अपने, उसका ऑडिशन उन्होंने रखा था। सो ही न्यू माई स्टोरी दैट लाइक आई एम ट्राइंग टू बेसिकली स्ट्रगल एंड स्टैब्लिश माई सेल्फ इन द मुंबई इंडस्ट्री दैट टाइम। तो उन्होंने बोला तुम ऑडिशन के लिए आ जाओ। एंड आई वॉज लाइक टोटली नॉन एक्टर। मैं उसकी पहले एंकरिंग कर रही थी स्टेज पे, स्टेज फियर नहीं था, माइक्रोफोन पे बोल सकती थी, लेकिन कैमरा कभी फेस नहीं किया था। कुछ भगवान का आशीर्वाद था कि मेरा रोल ही एक ऐसी बहू का था जो डरी रहती है, नर्वस रहती है। तो मेरा ऑडिशन पास हो गया। बहू जिसके ऊपर साजिशें की जाती है और जिसे सताया जाता है, तो वो रोल बहुत अच्छे से हुआ और अप्रिशिएट भी हुआ। और अपने मैंने शायद 3 साल किया, सीखा उस टाइम पर। और टीवी सीरियल में प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताती हूँ कि जब आप टीवी सीरियल कर रहे होते हो तो आपकी लाइफ पूरी, मतलब आप रात को 1-2 बजे पैकअप के बाद घर पहुंचते हो, सुबह 6-7 बजे वापस आपको शुरू करना होता है क्योंकि 7 बजे की शिफ्ट होती है मॉर्निंग की। चाहे आपका सीन ना भी हो, पर अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको बिठा के रखते हैं वो मेकअप करके। क्रिएटिविटी के लिए मुझे कोई ऐसे एवेन्यू नहीं मिल रहा था। मुझे मेरी क्रिएटिविटी बहुत ब्लॉक फील होती थी कि कभी कभी ऐसा लगता था पूरे ही दिन सिर्फ मेकअप लगा के बैठे और एक शॉट आया और वो शॉट भी नहीं आया। सो आई वाज फीलिंग रियली स्टक। ठीक है, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट हुआ उससे और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को-स्टार्स जो वो आज भी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन टीवी सीरियल्स इज अ बिग नो नो फॉर मी बिकॉज यू फील ब्लॉक्ड, यू फील आपका इंटेलेक्ट लेवल भी वहीं रह जाता है, बस वो एक बॉक्स में आप रह जाते हो। करंट अफेयर्स का पता नहीं होता, दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता नहीं होता, तो disconnects you from the entire world actually. ओके, सो मूविंग अहेड, लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? आपने ये बताया कि आप जब छोटे थे तो आप किताबें पढ़ते थे, एंड उस टाइम पे जनरली बुक्स ही एक एंटरटेनमेंट का सोर्स होती थी सबके लिए, टीवी भी इतना नहीं होता था, और आई थिंक लोगों को आदत भी नहीं होती थी उस टाइम पे ज्यादा टीवी वगैरह रेडियो वगैरह सुनने की, बुक्स पढ़ने की ज्यादा ट्रू, बिल्कुल आदत सी होती थी। पेशेंस भी आजकल नहीं है आजकल लोगों में, क्योंकि फटाक से फोन पे तो कुछ बीप हो जाती है, फोन आ जाता है, तो वो अटेंशन स्पैन ही कम हो गया। अभी भी मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा खुद का अटेंशन नहीं हो पाता, क्योंकि नेचुरली या तो फोन साइलेंट करके पढ़ना पड़ता है या लेट नाइट पढ़ना होता है। लिटरेचर तो ऐसा था कि आई वाज राइटिंग, आई वाज आपने कब ऑलवेज राइटिंग। रिकॉग्नाइज किया? हाँ। व्हेन आई वाज इन, जब मैं 11वीं कक्षा में थी तब मुझे राजस्थान साहित्य अकेडमी का फर्स्ट प्राइज मिला था। मेरी कहानी थी तब पारस मुझे सहारा दे दो ना, तो वो बहुत एनकरेजिंग था मेरे लिए, क्योंकि पूरे राजस्थान में और युवाओं में सबसे कम उम्र की मैं उस वक्त थी जब मुझे यह पुरस्कार मिला, तो एक प्रोत्साहन तो मिला ही था मुझे। फिर उसके बाद बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखती चली गई
और क्योंकि इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी तो अपनी पोइट्री, अपने लिरिक्स ले लेकर जाकर म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिलना होता था कि शायद कहीं कोई मेरा एक सॉन्ग क्रैक हो जाए। एक आज के बहुत जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं साजिद वाजिद, जिनसे मेरा आमना सामना हो, जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी बहुत किया मेरे शुरुआती करियर में। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देख ऐसा है कि लिरिक राइटिंग में उस वक्त, मैं आज से 15 साल पहले की शायद बात कर रही हूँ, उस वक्त महिलाएं इतनी थी नहीं, और था कोई कनेक्शन नहीं था, कोई जैक नहीं था इंडस्ट्री में। तो उन्होंने समझाया मुझे कि देख ऐसा है कि अगर बिना किसी बैकग्राउंड के और तू ऐसे स्ट्रगल करती रहेगी तो तेरे लिरिक्स चुरा लिए जाएंगे, क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और तुझे पैसा भी नहीं मिलेगा। तो बेटर जाकर बाहर, क्योंकि एंकरिंग में उसने मुझे देखा था, उसने मुझे मेरी लाइफ का सबसे साजिद ने दिया था। इज अ वेरी नाइस गाय साजिद वाजिद, इज नॉट देयर एनीमोर, बट सो ही हैज सपोर्टेड मी। सो ही सेड तू एंकरिंग में बहुत अच्छी है, तो इवेंट्स में जा, एंकरिंग में जा और एक अपना एक प्रोफाइल बना, उसके बाद जब तू आएगी अपने लिरिक लेके तो तेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, which I followed and I'm grateful to him that I didn't waste my further time there in lyrics। but मैं लिख रही थी क्योंकि गई, और फिर मेरी जो कविताओं का कलेक्शन मेरे पास था, उस वक्त मैं इवेंट्स और एंकरिंग कर रही थी, तो मेरी एक डायरी होती थी जो मेरे पर्स में हमेशा रहती थी, तो जब भी याद आता था उसमें कुछ स्क्रिबल कर देती थी। तो एक बार वो अनूप जलोटा जी के हाथ में लग गई थी और उन्होंने रख ली अपने पास। चला, मुझे ध्यान नहीं आया उस डायरी का कुछ दिन होता, एंड देन ही कॉल्ड मी वन डे कि स्मिता क्या कर रही हो, ऑफिस आ जाओ। तो मैं उनके ऑफिस गई एंड ही गेव मी माय फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग के लिए कि ये तुम्हारी किताब है इसका शीर्षक है मैं बीमार हूँ और ये हम छपा रहे हैं और ये मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट है। सो अनूप जलोटा जी इज ऑल्सो, मैं इसीलिए उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि न सिर्फ मेरे बल्कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनको नर्चर किया और सपोर्ट किया। और आज भी कृतिका, आप भी जानती हो, अब तो आप लिटो फेस्ट से जुड़ी हो, कि चाहे वो लिटो फेस्ट इंडिया हो या लंदन हो या कोई और प्रोग्राम हो, अनूप जी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। सो मतलब मैं आई कांट even express how grateful I am। So sweet। and ये बड़ी प्यारी सी बात है, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई दूसरा इंसान हमारे टैलेंट को ऐसे रिकॉग्नाइज करेगा, जबकि हम जब बाहर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो इतना इजीली किसी ट्रस्ट होता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ये कह सकते हैं कि आई हैव रियली बीन लकी कृतिका, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, और उन अच्छे लोगों ने देखा कि एक अच्छी लड़की है जो अपना रास्ता बनाना चाहती है, जिसमें टैलेंट भी है, पर उस टाइम में बहुत इंट्रोवर्ट सी और सहमी सी थी। तो उन्होंने सही रास्ते पे मुझे गाइड किया, और आज वो मुझे जब देखते हैं तो उन्हें गर्व होता है, खुशी भी होती है कि जिस रास्ते पर उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरा पथ प्रदर्शन किया, मैं वहां चली, और नसीब ने भी साथ दिया, किस्मत ने भी, और भगवान का आशीर्वाद रहा। मैम, आपने जब स्टार्ट किया था तो आप एक रेगुलर जॉब कर रहे थे, उसके बाद से आप एक एंटरप्रेन्योर बने, एंड इस पूरे ड्यूरेशन में जैसे आपने मुझे अभी बताया कि यू वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड अर्न मनी, आप खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहते थे। तो ऐसे में जो एक ट्रांजिशन हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है ना, वो रहता है स्टेबिलिटी का, इन टर्म्स ऑफ मनी और बाकी एस्पेक्ट्स में भी। तो वो कैसे मैनेज किया और क्या चैलेंजेस आए, कैसे मैनेज किया, सब कुछ बताओ आप। कितनी लंबी जर्नी रही ना, मैं सोच रही हूँ। तो जब मैं एक्टिंग कर रही थी ना कृतिका, तो एक्टिंग ऑब्वियसली बीइंग अ रेडियो जॉकी, उससे ज्यादा फाइनेंशियली मैं थोड़ा ज्यादा सिक्योर हुई। एंकरिंग वॉज वेरी सपोर्टिव, बट उसमें मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, तो मुझे आर्यमन को, मेरे बेटे को छोड़ कर ट्रैवल करना पड़ता था। तो अगेन विच वॉज अ पेन, बिकॉज वो बहुत छोटा था और अकेले घर में रहता था, तो मुझे हॉन्ट होता था कि मैं उसको इतनी छोटी उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। फॉर्चुनेटली अगेन उनका एक आइडिया आता है, वो हम लोग बैठे हुए थे कहीं पे, और उन्होंने कहा स्मिता ऐसा है, बस का काम नहीं है, तुम उससे ज्यादा पावरफुल काम करो, तुम बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं, बिहाइंड द कैमरा आओ, तुम डायरेक्टर बनो, प्रोड्यूसर बनो, यू शुड डायरेक्ट द पीपल बिकॉज यू हैव दैट पर्सनैलिटी। एक्टिंग में तुम थोड़ी दब जाती हो और तुम उनके इंस्ट्रक्शंस लेती रहती हो, विच इज नॉट यू। सो देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू
इनटू इवेंट्स की उनके साथ इवेंट्स करो। तो उनकी कंपनी में मैंने एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब ज्वाइन की। तो मेरी सैलरी 25,000 थी, तुम्हारी ज्वाइनिंग सैलरी से बहुत कम थी। तो एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आई स्टार्टेड वर्किंग विद ईविस एंटरटेनमेंट। 2.5 साल किया एंड दे रियलाइज कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं अकेले ही इवेंट्स लेकर आ रही हूँ, उन्हें क्यूरेट कर रही थी, उन्हें एग्जीक्यूट कर रही थी। तो फॉर देम इट वाज एन एक्स्ट्रा करिकुलर काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने मुझे फिर ये ऑफर दिया कि व्हाई डोंट यू बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर हियर एंड यू डायरेक्ट एंड यू बिकम द पार्टनर एंड यू रन द एंटायर शो एंड वी शेयर द प्रॉफिट्स, विच वाज वेरी अपीलिंग बिकॉज मेरे लिए सबसे जो अच्छी लिबर्टी थी, आई वॉज माई ओन बॉस। घर जाकर आर्यमन को चेक कर सकती थी, उसकी स्कूल की मीटिंग्स में आराम से जा सकती थी। तो मेरे लिए वो फ्रीडम बहुत बड़ी फ्रीडम होगी। तो दिस वाज द बिगेस्ट ट्रांजिशन। भी छोड़ना पड़ा मुझे, जो आज तक मैं बहुत मिस करती हूँ। एक्टिंग को मैं उतना मिस नहीं करती, एंकरिंग को भी मिस करती थी, बट हाँ, क्योंकि मेरा एक रोल जो था, रंजना त्रिपाठी, हाय रंजना, आई लव यू टू। सो वो रोल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तुमने मुझे देखा है कि हम कैसे इवेंट करते हैं, जब सारा स्ट्रेस ये कह लो या सारा फोकस जो होता है वो सिर्फ काम पे, एक ही चीज पे होता है कि कैसे भी इवेंट परफेक्ट हो जाए। काम पे होता है, राइट। इट्स अ लॉट ऑफ मेस। ये सब 5-6 चीजें इनफैक्ट एक साथ करनी पड़ती हैं एंड सब हर एक स्ट्रेस इंसान होते हैं और उसके टॉप पे आप बैठे होते हैं और उन सबकी स्ट्रेस पे। और फिर मेरे साथ में कृतिका सहगल होती है जो हर बात पे कह देती है कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा मैसअप हुआ हो, और वो हंस के कह देती। तो आई आल्सो लर्नड इट फ्रॉम यू। कोई बात नहीं, वर्क्स लाइक अ वंडर कृतिका, थैंक यू सो मच। It works magically. It still works magically in my life. I tell this to everyone. और हो जाती है हो चीजें। जाएगा, एक्चुअली हम ज्यादा स्ट्रेस आउट करते थे उस टाइम। मैं बहुत हो जाता है। होती थी और तुम्हें भी डांट देती थी, सबको, आर्यमन को डांट चुकी हूँ, बहुत लोगों को तुम्हें रुलाया है मैंने लिटिल फेस्ट, सो क्यूट, डांट दिया था। So these are the things you learn, during your journey only. अब मैं शायद इवेंट्स में उतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। So next time when we'll host Lito Fest, I'll be a much cooler Smita Parekh than earlier. But honestly, the kind of learning I've had with you, आज जो मैं हूँ, अगर मैं ये लाइव भी कर रही हूँ कॉन्फिडेंटली एंड आई बीन लाइक, सोच भी पा रही हूँ कि मुझे इस तरह का कुछ क्यूरेट करना है और एक विजन के साथ में चल पा रही हूँ, तो उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो चैलेंजेस मेरे सामने आए उस टाइम पे, अगर आप सिखाते नहीं तो मुझे सीखने को नहीं No, मिलता। Kritika, तो the थैंक credit यू सो goes to मच फॉर you दैट। totally because you had it always in you. जब पहली तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट को अवार्ड मिला था लिटो फेस्ट में और तुम ऑल द वे अंबाला से आई थी पहली बार, बहुत सारे सपने थे और तुमने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी थी और वो बहुत फैसिनेट की थी हमारे जजेस को। उसके बाद वो बुक जब हम छाप रहे थे, सो यू वर ऑलवेज देयर एंड यू ऑलवेज वांटेड more from life and you knew what you want and you worked towards it and you worked hard, Kritika. That is why you're there where you are, and I'm sure, I mean, in coming year you will be like, really, really going places. I hope that too. मैम, लिटोफेस्ट का आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? लिटोफेस्ट इज अ ब्रांड टुडे, कहीं ना कहीं से तो वो शुरू हुआ होगा ना। एक तो आइडिया एक दिमाग से शुरू हुआ होगा, एक विजन होगा। तो लिटोफेस्ट ना, उस विजन के बारे में बताओ। ऐसे इंस्टेंट हुआ। लिटोफेस्ट के लिए ऐसा नहीं था कि बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि मुझे लिटरेचर में कुछ करना है, नहीं, मुझे नहीं करना था। मुझे लगता भी नहीं था कि मैं शायद इतना लिटरेचर में कर पाऊंगी, बट क्योंकि मैं अपनी पहली जो सेल्फ पब्लिश किताब थी वो एक लिटरेचर फेस्टिवल में लेकर गई थी, तो वहां उन्होंने कहा था कि हम नॉन स्टेब्लिश्ड ऑथर्स को लॉन्च नहीं करते, जब आप कुछ बन जाएं तो आइएगा 3-4 साल बाद। मुझे बहुत स्ट्राइक किया और मैंने सोचा कि मैं तो उस मेरे बहुत बहुत परम मित्र उस वक्त, अब वो नहीं, पिछले साल ही उनकी आकस्मिक डेथ हो गई, महाराजा ऑफ बीकानेर, महाराजा रविराज सिंह राठौड़, मेरे बहुत प्यारे मित्र थे। तो वो मुझे लेके गई थी बिकॉज राजपूत में जैक चलता है तो वहाँ पे, एंड ही उन्होंने खमागनी की, उनको बोला कि मेरी बहुत अच्छी मित्र है, इसकी किताब प्लीज लॉन्च कर दीजिए, और उन्होंने उन्हीं के मुंह पर मना कर दिया। तो ही ऑल्सो फेल्ट कि उनका ईगो हट हो गया और उन्होंने कहा स्मिता उठ जा,
चल हम अपना करेंगे ऐसा, मेरे दिमाग में एक बीज डाल दिया. And I came back to Bombay and I called him Oh, back and I said, Ravi, हम अपना फेस्टिवल बॉम्बे में करेंगे एंड we'll do it very well. और आई थिंक प्लान ही कर रही थी तो देयर वाज अ गर्ल नेहा जो कि मैन्युस्क्रिप्ट जो था उसी का आइडिया था एंड शी जॉइंड अस एंड शी वर्क वेरी हार्ड सो बोथ ऑफ अस क्रिएटेड इट टुगेदर. So which happened and then everybody came on board. First year में ही हमको जो response मिला because of our background into events and music industry, Gulzar Saab and Javed Akhtar Saab and Salim Suleiman and Sonu Nigam and Hari Haran and Ashwin Sanghi and Ashok Chakradhar ji and Arun Maheshwari ji and General V.K. Singh, and everybody was there in that festival. That young aspiring authors. बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मुंबई में क्रिएट हुआ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, तो वो एक माहौल ही बहुत अलग हो गया. एंड देन we didn't look back and every year we worked hard to take it a little higher than the last year. वाओ मैम, आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आता है कि अभी ये किया है तो ये आगे भी कुछ करना है? ये बहुत एक रेयर क्वालिटी है कि हम खुद को मोटिवेट कर पाए. जनरली क्या होता है कि थोड़े से चैलेंजेस आते हैं तो हम बहुत डाउन हो जाते हैं एकदम से. बट आपने यू हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर, आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो एंड देन यू आर अ सिंगल मदर. तो ये सेल्फ मोटिवेशन कैसे आता है? देखो, अलग अलग तरह के इंसानों को अलग अलग चीजें मोटिवेट करती है. किसी को पैसा मोटिवेट करता है कि अरे मैंने बहुत सारा पैसा बना लिया या मुझे इतना और बनाना है. सो I will call it my drawback कि मनी ने मुझे वैसे कभी इंस्पायर नहीं किया. और Lit of Fest was never a money making thing or the other events also where I made a lot of money in fact. In spite of not wanting to really make, but भगवान की दया से मैंने बहुत बनाया और रिलेशंस बहुत बनाए. हाँ, ये जरूर था कि हर बार जब मैं पीछे मुड़ती थी और अपने काम को देखती थी, चाहे वो फाउंडेशन डेज में कर रही थी बैंक्स के, या कॉर्पोरेट इवेंट्स कर रही थी, या मैरिजेस अब्रॉड में हम लोग मैनेज कर रहे थे, फैशन शोज कर रहे थे, I always wanted to do it better because I knew the flaws. क्या होता है इवेंट्स में, हमें हमारे फ्लॉज पता होते हैं तो मैं उन्हें नोट कर देती थी. इस बार ये कमी रह गई, इस बार ये रह गया, और हर बार मैं उनको ओवरकम करना चाहती थी. kept motivating me कि इस बार वो फ्लॉज नहीं होंगे, मैं और एक परफेक्ट इवेंट क्रिएट करूंगी, मैं इससे भी परफेक्ट क्रिएट करूंगी, which kept pushing me actually. Right. And coming from a small town to a big city and making all your dreams come true and being who you are today, how has been this journey? Like कभी डर लगा कि इतना बड़ा शहर है कैसे मैनेज होगा सब बिल्कुल लगा डर, और कैसे कर पाऊंगी कि नहीं कर बिल्कुल पाऊंगी, डर लगता सेल्फ था. डाउट भी डर आया सबको होगा. लगता है कृतिका. उसके अगर कोई कहता है उसके ना बारे में कि थोड़ा मुझे सा डर नहीं शेयर लगता करो. तो वो या तो डिनाइल में या अपने आप से तारुफ नहीं हो रहा है उनका. सबको डर लगता है, आज भी हमें लगता है हम कुछ करते, और डर लगना और एंजाइटी होना और नर्वस होना अच्छी निशानियां हैं, क्योंकि आप ज्यादा डिलीवर करोगे, आप वो डिलीवर करोगे जो आप चाहते हो, एटलीस्ट उसके क्लोज तो करोगे. तो डर लगता था, लेकिन तो आप कैसे See, डील करती थी? एक जब तक मेरे पेरेंट्स थे, 2003 में आई लॉस्ट माय मॉम एंड आफ्टर 2 years आई लॉस्ट माय डैड. जब तक वो थे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट था कृतिका. लाइक दे वर स्टैंडिंग बिहाइंड मी लाइक पिलर्स एंड एवरीथिंग आई डिड दे वर लाइक तू कर, हम तेरे साथ हैं. Of being a single mother, they were standing like pillars with me, and they wanted me to be on my own, financially always independent. All my acting thing, all my anchoring, traveling abroad, they were always there कि नहीं तू सही कर रही है, तो बिल्कुल सही है और हम तेरे साथ हैं. और जब वो नहीं रहे तो भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि फिजिकली नहीं, और आज भी यही लगता है कि जब भी मैं लो हो जाती हूँ तो आई टॉक टू माई पापा. आई सी देम इन माई ड्रीम्स एवरी सिंगल डे. देयर इज नॉट बीन अ डे, कितने साल हो गए मैंने गिने नहीं, 2005 से अभी तक. I see my parents in my dreams and I live a life with them rather. ऐसे कहते हैं कि शायद ड्रीम्स में आप पैरेलल वर्ल्ड में वो लाइफ जीते हो जो आप यहाँ जीना चाहते हो. तो मैं उनके साथ जीती हूँ और मैं फुल ऑफ मोटिवेशन हो जाती हूँ, और मुझे पता होता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ बिकॉज वो मेरे साथ है. लव यू प्रिया. नाइस. मैम, ऐसा होता है क्या
मैम ऐसा होता है क्या, लाइक अभी आपने कहा कि यू टॉक टू योर पेरेंट्स एवरी डे, एवरी सिंगल डे, तो ऐसा होता है क्या, लाइक समवेयर दिस इज दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड टू यू नो एक गट सॉरी फीलिंग जो सॉरी हमारे अंदर आई होती है, जो हम बोलते हैं कि हमें अपनी इनर इंस्टिंक्ट को सुन। या सॉरी, कैन यू रिपीट इट? एम आई ऑडिबल? या आई वाज आस्किंग कि जैसे अभी आपने बोला ना कि यू समवेयर फील कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स, एंड ऐसा होता है ना कि जब भी हम अपनी एक हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, यू नो वी गेट दो सिग्नल्स कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जिसे हम अपनी इनर इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि समवेयर यू आर समटाइम यू गेट मैसेजेस फ्रॉम द देम टाइम, कि वो हमेशा आपके all साथ the में time, है? and it is miraculous. हम्म। I can't tell you, uh, you know, that how they support me and how they still protect me. And बहुत सारी बात, कभी कभी जैसे पुराने लोग कहा करते थे ना कि कभी कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू नो स्लीप ऑन दैट प्रॉब्लम एंड गेट अप टुमारो एंड यू विल नो द आंसर। तो मुझे मेरे बहुत सारे जिंदगी की मुश्किलों के राइट। जवाब मेरे सपनों में मिलते हैं, which actually I want to write about. And there are some dreams which have a typical pattern, you know. So if somebody is going to do something wrong to me, I see it in my dreams much before it happens, which is, you call it premonition, or, you know, your guardian angels basically warning you. तो वो होता है कृतिका. I strongly believe in it because I've experienced it. Nice. And moving ahead, I really want to know कि जैसे आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया ड्रिवन है। जो पुराने टाइम में जो एक माहौल हुआ करता था, आज वो नहीं है। So if somebody wants to make a career in writing and you know, or maybe acting, or probably somebody wants to be an entrepreneur, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? क्या आप गाइडलाइंस उसे दे सकते हो? अगर आप थोड़े हमारे सबसे साथ बड़ी चीज टिप्स होती है शेयर कर फोकस। सको, यू नो। हर एक चीज, हर एक शय या करियर या आपकी हॉबी या आपका ड्रीम अगर आपको पूरा करना है, तो कहते हैं ना, जो ड्रीम आपको सोने नहीं देते वही ड्रीम आप साकार होते हैं। तो जब आप एक ड्रीम हो और आप सो रहे हो चैन की नींद में, तो कहीं आपके फोकस में कमी है, कहीं आप उसको फॉलो करने में यू नो कमी बरत रहे हो। तो इसीलिए फोकस के साथ यू हैव टू कीप ऑल डिस्ट्रैक्शंस अवे। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे लाइफ में, कुछ फैमिली में यू नो इश्यूज हो जाते हैं, पर्सनल लाइफ में लोगों के ब्रेकअप्स, और यू नो मैरिड लाइफ में इश्यूज हो जाते हैं, फाइनेंशियली तो होते ही, इसीलिए इंसान चाहता है कि कुछ बेटर करे। तो उन सारे इश्यूज को एक अलग बॉक्स में रखना पड़ता है, और आपके ड्रीम को और आपके मिशन को एक क्लियर बॉक्स में सामने रखना पड़ता है, जैसे हॉर्स विस्कर्स होते हैं, करके फिर चलना पड़ता है, तभी चीज होती है। वरना बहुत सारे सपने अधूरे रह जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। फिर वो ब्लेम करते हैं कि देखो, किस्मत का भी मैं मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि किस्मत भी कुछ % होती है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी पड़ती है सही दिशा में। राइट। एंड एक चीज जो कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में, वो एक एक अब चीज आपका चाहिए हो, आशीर्वाद, वो कौन सी है? अगर वो चीज नहीं है तो आप, मुझे लगता है कि सुकून होगा, खुशी मिलेगी। आपने जो किया है, सबसे पहली बात, अगर आपको सफलता मिल भी गई है और उनका आशीर्वाद नहीं है आपके साथ, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। सो ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मैंने जब इसको प्लान किया था तो मैंने सोचा था कि हम ना प्रैक्टिकल बातें ज्यादा करेंगे, बट बहुत ही ज्यादा मैं चाहती मतलब थी ना कि तुम अलग ही मुझसे लेवल की सवाल करो, मैंने डिस्कशन तुम्हें होगी आज, वो तो एक्चुअली बहुत बता मजा नहीं आया। पाई कि मैं चाहती थी कि तुम मुझसे पूछो कि हम लिटोफेस्ट अब क्यों नहीं कर रहे, व्हाई वी आर नॉट मोटिवेटेड इनफ। कैन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई वांट टू आंसर। Yes! How can we miss it? When are we doing Little Fest? मेरे से तो पता नहीं कितने लोग पूछ चुके हैं हाँ, ऑलरेडी। उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि मुझे कुछ लोगों ने भी डीमोटिवेट किया है। यू नो, हम लिटोबस का एक फाउंडेशन था कि यंग ऑथर्स को हम नर्चर करेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 2019 में हमने एक ऐसा बैच पिक कर लिया ऑफ ऑथर्स, यू आर एक्सक्लूडेड इन दैट,
कि जिनकी बुक्स हमने छापी, जिनको प्रमोशन के लिए हमने इतना पुश किया, बट दे डिड नॉट डू, दे डिड नथिंग कृतिका, व्हिच डीमोटिवेटेड मी सो मच, बिकॉज हमारी कॉन्सेप्ट ही वही था कि हम एस्पायरिंग ऑथर्स को, बडिंग ऑथर्स को, लेजेंडरी ऑथर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। प्लस बहुत सारे लेजेंडरी ऑथर्स को मैंने देखा अभी साल 2 साल में बहुत सारे इश्यूज आए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप एक लेखक हो और आपके हाथ में कलम है तो आपके हाथ में क्रांति ऑलरेडी है। जब आपके पास लिखने की ताकत है और उस लिखने की ताकत से आप समाज में कुछ बदलाव ला सकते हो और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपनी किताब की फोटोज सेलिब्रिटीज के साथ खिंचवा रहे हो, उसी के बारे में बात कर रहे हो, आपकी बस वो इतनी छोटी सी दुनिया है, तो वो लेखकों से भी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। इस बार जब हम लिट ऑफिस करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि हम रियल लोगों के साथ करें, जिन्होंने जिंदगी में कुछ रियल किया है, जिन्होंने सिर्फ आके सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, दुनिया को भी दिया। अगर समाज में कोई इशू है, अभी जैसे रिसेंट था, मैंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया था, वो लाइब्रेरी 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी, और इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने सारे इंटेलेक्ट्स हैं, इतने ऑथर्स हैं और सब है, किसी ने कुछ बात नहीं की उसके बारे में। It is very disappointing to see this attitude that people don't want to talk about social issues, कि हमें क्या है, तो वो चीज से थोड़ा सा पुट ऑफ होता है। इसलिए हम प्लेटफॉर्म उन लोगों को बिल्कुल नहीं देंगे अब जिन्हें इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं है, जिन्हें इस ताकत की वैल्यू नहीं है कि हमारे पास कलम है और हमें उसका इस्तेमाल करके सही बात बोलनी चाहिए। कुछ ही एक दो लोग हैं जिनसे मैं बहुत जिनकी मैं शुक्रगुजार भी, संजय साक्षी जी बहुत अच्छे लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो लगातार एकमात्र एक ऐसा लेखक है जो बोलता रहता है, हो चाहे वो समाज में किसी के साथ गलत हो रहा हो, बाकी सब मौन है, सब मौन दर्शक की तरह देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोगों को क्या भाषण देंगे? वो आते हैं स्टेज पर, पैनल पे बैठते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बड़े बड़े अपने एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, बट पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में जीरो हो जाते हैं। साउंड वेरी ब्लंट, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसी से मुझे एक और बात याद आई जो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिफोर वी लीव। लाइक अभी आपने बोला कि कोई भी एफर्ट नहीं किया गया है किसी भी ऑथर के थ्रू जिनको भी आपने पब्लिश किया था। आई थिंक दिस हैज बिकम अ पैटर्न नाउअडेज, लाइक ऑथर्स समवेयर आर थिंकिंग कि उनका काम जहाँ बुक पब्लिश होगी वहां पर उनका काम खत्म हो गया है, एंड उसके आगे बस पब्लिशर करेगा अपना काम, मतलब मार्केटिंग भी पब्लिशर करेगा। आई मीन लाइक व्हेन आई एम एन ऑथर एंड आई कैन से दैट कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना तो वो बराबर की हिस्सेदारी होती है उसमें। जब आपको रॉयल्टी मिलती है ना उसमें भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतना पब्लिशर को मिलेगा तो इतना ऑथर को भी मिलेगा। तो आई समवेयर डिसएग्री विद द फैक्ट कि ऑथर की रिस्पांसिबिलिटी पब्लिशिंग के बाद में खत्म हो जाती है। देयर इज अन्नी, मैं आप बताना चाहूंगी कि अनीता राजेश इतनी बड़ी वॉरियर है, शी इज पर्सनली कृतिका, यू मस्ट इंटरव्यू हर सम टाइम। ये शी इज स्ट्रगलिंग थ्रू मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, हर हफ्ते वो डायलिसिस करती है, बट ऐसा कोई सोशल इशू नहीं जिस पे जाकर वो सोशल मीडिया पे लड़ाई नहीं करती, मोर्चा नहीं करती है। वो कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि उनका डायलिसिस चल रहा होता है एंड शी इज ट्वीटिंग ऑन सोशल मीडिया, कहीं कुछ गलत हो रहा हो। ऐसे लोगों से सच्चे हैं कृतिका, जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि ये कोई लेखक नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो भारत की जनता है जो कहीं भी अन्याय होते हुए देखती है तो ये बोलती है। इस बार हम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे कृतिका। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैम उन जो अब बडिंग ऑथर्स हैं उनको आप क्या बोलोगे? कमिंग बैक टू जो हम अभी बात कर हमने रहे हैं प्लेटर में सजाकर उनकी किताबें दी, हमने इतना उन पे हार्डवर्क किया, आपने स्पेशली कितना हार्डवर्क किया, उनकी प्रूफ रीडिंग्स आपने करी, उनके कवर डिजाइन्स किए, वो बुक लिटो फेस्ट के दिन लॉन्च हो जाए वहां तक हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद की, आप पूरी पूरी रात प्रिंटर किया बैठ के आपने वो काम किया है। लेकिन उस बुक के प्रमोशन, उन बुक्स जो उनके हाथ में आ गई, उन्होंने एक ग्रुप फोटो ले ली, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी एफर्ट किया, विच इज वेरी शेमफुल। इसको बहुत बुरी तरह कंडेम करती हूँ कि पर्सनली मैंने कितनी बार उन लोगों को लिखा, आपने लिखा, they have no respect for what Litofest has done for them. So not only उन्होंने
की जो अच्छी किताबें थी, जो पब्लिक के पास जानी चाहिए थी, जो कि अब कहीं ना कहीं किसी गोडाउन में पड़ी हुई है, जो कि शायद सड़ जाएंगे एक दिन और उन्हें फेंकना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट। और बहुत सारे हजारों ऐसे ऑथर्स होंगे जो चाहते होंगे कि उनकी किताबें आए, बल्कि जो फ्यूचर के ऑथर्स हैं जिन्हें हम ये प्लेटफॉर्म देते, उनकी वजह से ये फ्यूचर भी रुइन हुआ है, विच इज वेरी सैड। राइट। सो इसने हमें सिखाया ये, आई थिंक इस एक्सपीरियंस ने हमें सिखाया कि एक या दो ऐसे नहीं थे, सारे के सारे एक्सक्लूडिंग यू डिड अ ग्रेट जॉब। आपने जब आपको वक्त मिला, आपने प्रमोशंस किया, आपने बुक रीडिंग्स की, आपने सोशल मीडिया पोस्ट किया, आप करते रहते हो आपने, और आप इस मुकाम पर उन किताबों की वजह से पहुंची। और आपके लिए वो पैशन सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड नहीं था। ये कृतिका सहगल ऑथर, मैं एक ऑथर हूँ, मेरी एक बुक है और कभी छपी थी और मेरे पास भी अब उसकी कॉपीज नहीं, और मार्केट में ऐसा नहीं है। यू वर्किंग ऑन इट कंटिन्यूसली, यू वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट बुक, यू वर्किंग ऑन व्हाट आई विल डू विद दीज बुक्स which are existing lying with you, which is very good, which is inspiring, which makes you a genuine author. You are a passionate person and you are pursuing your dream for yourself, not for a visiting card or a social status. Right, absolutely. नहीं, I totally agree with this कि I think as a youth हम लोगों के हाथ में ना बहुत power है, and we really should understand our responsibility कि हम इस power को कैसे productively utilize कर सकते हैं, and we can make our present and even the future better, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम जितना हमारे अंदर True, potential है true, हम उस पर अभी बहुत absolutely, कम absolutely. utilize So कर that रहे is why I think we will learn again from our past flaws, mistakes, and we'll make sure that next time when we are hosting these festivals, we'll give platform to better people who feel grateful enough and who are willing to do something for the books and for the literary world. हैं। So coming back to the topic, So, when is Litofest Mumbai, we happening did a now? small event. When we felicitated the legendary Sameer Wankhede ji, Anup Jalota ji was there, Sanjay Sakshi ji was there, all the people, Manju Lora ji, Anil Murarka ji, Lata Surendra ji, everybody was there except you. You could not come, unfortunately. So that little part of Litofest I was couldn't done. come, But you were but there, I yes. I You was were virtually there. there. You I were was everywhere, virtually actually. Yes, I Connected was to there. everybody, directing everybody, managing everything from where you are. So we are working on the London chapter, and this year, इंशाल्लाह हम लंदन चैप्टर के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं कि एक बार फिर से हम लंदन जाएं, NRIs जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको फेलिसिटेट करें और यहाँ से कुछ अच्छे चुनिंदा सच्चे लोगों को लेकर जाएं जो कि सोसाइटी में कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं क्रिएट। मैम एक छोटी सी और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जनरली क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म तो होता है पर उस प्लेटफॉर्म पे जाना कैसे है ये किसी को पता नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक ना बैरियर होता है। तो अगर किसी को लिटोफेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, लाइक इफ लंदन चैप्टर इज हैपनिंग, किसी कोई चाहता है, कोई ऑथर चाहता है कि वो अपनी बुक वहां पर प्रमोट करे, वहां पे तो पार्टिसिपेट किया जाए, सोशल तो मीडिया उसे क्या प्रेजेंस पे करना हम पड़ेगा लोग उसके उसको लिए? अनाउंस कर देंगे जब वो होने वाला होगा, या और वी आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर एंड फाइनलाइजिंग द डेट्स एंड ऑल। तो उसके बाद वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। वी आर ऑलवेज अवेलेबल एट ऑल द लिटोफेस्ट प्लेटफॉर्म्स and they can DM us, they can get in touch if they want to launch their book, and we'll run through it through the team, and if it's worth it we'll definitely do it. Thank you so Awesome, much. great. Thank you so much, ma'am. I hope I'm So not you have missing a anything great now. beginning, and I wish Chat with K a very very bright future, and the second season should be like really really rocking with all the guest list you have now, and all the Thank best. thank you so much. Thank you, ma'am. And it was such a privilege to have you as my first guest. मैंने पहले ही सोचा था कि I know, शुरू and होगा मैंने तो तुम्हें थोड़ा श्वेता मैम इंतजार से भी ही होगा, कराया वरना because of अभी शुरू नहीं weddings होगा and ये। all. और मैंने आपको बोला भी था कि मैम इसको शुरू कर लेते हैं वरना मुझे No, it रीशेड्यूल is करना पड़ेगा फिर always a से। pleasure, Kritika. और ऐसे लगता ही नहीं कि हम लोग formal talk कर रहे हैं. It's always like how we talk. So all the best to you. Right. Absolutely. Thank you so much.
much, and thank you so much for taking out time. और आप आए It's live it's भी आपने really a मेरे साथ pleasure. में. Always. Really means a lot. Thank you for inviting. Bye. Bye. Thank you. Good night. Bye. Good night.